करेंगे रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण। बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इसमें पेपर नंबर फर्स्ट है वास्तविक विश्लेषण। इसमें जो इजी यूनिट है उनका मैं डिस्कशन करूँगा, डेफिनेशन वगैरह प्लस उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं केवल वही। तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं समुच्चय की। तो समुच्चय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सभी जानते हो आप लोग, काफ़ी बार पढ़ा हुआ। इसकी डेफिनेशन होती है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। कितने प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का। प्रकार कितने होते हैं इसके, दो। एक तो होता है परिमित समुच्चय और एक होता है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में क्या होता है, अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अवयवों की संख्या इसमें क्या होती है, निश्चित। और अपरिमित में अवयवों की संख्या क्या होती है, अपरिमित समुच्चय में क्या होता है, अवयवों की संख्या अनंत या अपरिमित होती है। अब काफ़ी बातें हैं। अपरिमित भी दो प्रकार का होता है, एक तो गणनीय अपरिमित समुच्चय होता है और एक होता है अगणनीय अपरिमित समुच्चय। तो ये बाद की बातें हैं, जब अपन इसका बेसिक टॉपिक और भी है। मतलब मैंने आपको कहा है कि इसमें जो मैं यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊँगा जो इजी हो, प्लस एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन जो भी आएगा उसका रिलेटेड वो आप सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर संख्या पद्धति के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। संख्या पद्धति में जो भी अपने पास सेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n से दर्शाया जाता है। इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद में दूसरा सेट आता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसे w से दर्शाते हैं और उसमें 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी आता है। मतलब पूर्ण संख्या में अगर अपन पूर्ण संख्या के लिए अपन क्या करें, इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 और शामिल कर लें तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद में आता है अपने पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसे i और z से दर्शाते हैं। इसके अंदर जो नंबर आएंगे वो आएंगे नेगेटिव में -इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव में प्लस इन्फिनिटी तक। इसके बाद में आता है अपने पास q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये होता है x = p/q, q ≠ 0 और ये कंडीशन होती है p और q जो दोनों है वो कहाँ से लेते हैं अपन, i सेट से। इसके बाद में आता है q कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपरिमेय संख्याएं। अब जिन मुख्यतः तो अपन ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको अपन p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, या फिर जैसे इनका एग्जाम्पल पाई हुआ, ई हुआ, या फिर ऐसे आ जाए 1.01 011 011 ऐसे चलता जाए। ठीक है, तो ऐसा जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, अपने पास अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद में आता है रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होता है, ये होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का
संग्रह या यूनियन, मतलब जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वो सारी मिलकर कैसा सेट बनाएंगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब मेजरली इस बुक में जो काम आने वाला है ना, वास्तविक विश्लेषण बुक के अंदर, इसके अंदर जो सेट काम में आएंगे यहाँ से, वो एक तो आपका ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और एक वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको अनुक्रम की। चैप्टर नंबर जो भी है बुक के हिसाब से, चैप्टर नंबर JPH बुक है या जो भी है, उसमें तो चैप्टर नंबर 3 दे रखा है। तो ये डेफिनेशन है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके बाद में अनुक्रम की डेफिनेशन। तो अनुक्रम क्या होता है ये देखो। अनुक्रम, अनुक्रम कुछ भी नहीं है। अनुक्रम का मतलब एक फंक्शन है। कैसे होगा, यदि ए अपने पास कोई अरिक्त समुच्चय है, ए नॉट इक्वल टू 5 मतलब अरिक्त समुच्चय है, तब x जो फंक्शन है, x फ्रॉम n टू a, ये जो फलन है क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, अनुक्रम कहलाता है। जहाँ अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने कहा भी था, n जो है वो किसका सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। किसका सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय है। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, इसका नोटेशन या x के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे लिखेंगे अपन सीक्वेंस के लिए। ये आता है अपने पास x1 x2 x3 डैश डैश xn, ऐसे लिखा जाता है। यह इसका दूसरा फॉर्म है, x इक्वस टू xn इक्वस टू x I बिलोंग्स टू a फॉर ऑल I बिलोंग्स टू n। होगा क्या इसके अंदर, ये अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये अपने पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है a, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, x फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 n अप टू इन्फिनिटी। ये जो 1 है इस x फंक्शन के लिए अपने को क्या देगा, x1। 2 की इमेज जो इस फंक्शन के साथ आएगी या प्रतिबिंब जो आएगा वो क्या आएगा, x2। 3 के लिए क्या आएगा, x3। ऐसे ही n के लिए अपने को क्या मिलेगा, xn। बाकी यहाँ देखो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, उनकी इमेज भी अपने को यहाँ पर क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। या अपरिमित अवयव की संख्या कितनी है, अपरिमित है, इसलिए इधर भी अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए, अपरिमित होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है वो अलग अलग हो, इनमें सेम एलिमेंट भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपन टाइप वगैरह देखेंगे। इसके बाद में आता है वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम जो डेफिनेशन है उसमें केवल आपको क्या करना है, x जो फंक्शन है वो n2 a की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसका मतलब जो भी सीक्वेंस x बनेगा उसमें अपन जो भी ये xi ले रहे थे, यहाँ पर देखो xi कहाँ आ रहा था, a के अंदर, यहाँ पर xi कहाँ चला जाएगा, r के अंदर। फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वास्तविक अनुक्रम की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कैसे लिखोगे, फलन x फ्रॉम n टू r एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है जिसके लिए x बराबर xn बराबर xi बिलोंग्स टू r फॉर ऑल i बिलोंग्स टू n। इसके बाद में देखो ये तो है अनुक्रम, ये वास्तविक अनुक्रम। अब बात आती है अनुक्रम के प्रकार की। तो प्रकार में सबसे पहले, ज़्यादा नहीं बताऊंगा,
इतने ही 3-4 टाइप हैं जो ज़्यादातर यूज होंगे अपनी इस पूरी बुक के अंदर, जो भी सीक्वेंस वाला चैप्टर है उसके लिए। सबसे पहले तो आता है इसमें प्रकार में अचर अनुक्रम। अब अचर अनुक्रम क्या होता है वो देखो। अचर अनुक्रम, अचर अनुक्रम ये क्या होता है ये देखो। इसका फॉर्मेशन ध्यान रखो बस। x इक्वस टू अपने पास आएगा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो हर एलिमेंट बराबर होगा, मतलब एक ही एलिमेंट जो है हर xi के लिए क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, अचर अनुक्रम। दूसरा आता है दोलनीय अनुक्रम। दोलनीय अनुक्रम जो है वो दो ऐसे मान, रियल मान होते हैं, वास्तविक मान होते हैं, उनके लिए x1 पहले पर जाएगा तो x2 दूसरे पर जाएगा, x3 1 पर पहले पर और x2 दूसरे पर। मतलब जैसे a आ गया x1, b आ गया x2, तो x3 क्या आ जाएगा a और x4 क्या आ जाएगा b। ऐसे रिपीट होते जाएंगे a b। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, 1 - 1 1 - 1 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये जो आएगा वो अपने पास किस में आएगा, दोलनी अनुक्रम में। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा काम आता है परिबद्ध अनुक्रम। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है जो काम में आती है, ये लगभग हर क्वेश्चन में काम में आएगी। तो परिबद्ध अनुक्रम क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन, वास्तविक अनुक्रम x परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए स्मॉल के और कैपिटल के दो रियल नंबर या दो वास्तविक मान स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार है कि जो भी xn की टर्म है, सीक्वेंस की जो भी टर्म है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, स्मॉल के से, और लेस देन होगी किससे, कैपिटल के से। यहाँ ये स्मॉल के जो होगा ये होता है निम्न परिबद्ध अवयव। क्या होगा, निम्न परिबद्ध अवयव। और कैपिटल के जो होगा वो होगा ऊपरी परिबद्ध अवयव, ऊपरी परिबद्ध अवयव। तो कोई भी अनुक्रम परिबद्ध है, इसका मतलब के और इस कैपिटल के रियल वास्तविक संख्याएं ऐसी होंगी जिनके बीच में सीक्वेंस की सारी टर्म अपने को मिल जाएगी। अच्छा, जैसे इसका एक एग्जांपल, xn अपने पास मान लो ये है 1/n और n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1/2 1/3 अप टू इन्फिनिटी पर जाकर ये क्या देगा, जैसे ही अपन n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ये अपने को क्या देगा, 0। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मतलब ऊपरी परिबद्ध अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1, और निम्न परिबद्ध कहाँ जाकर मिल रहा है, इन्फिनिटी पर। मतलब ये क्या हो सकता है, 0 की तरफ जा रहे हैं ना सारे, ये जैसे ही अपन n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहे हैं तो xn किधर जा रहा है, 0 की तरफ। इसका मतलब xn किससे बड़ा, 0 से, और लेस इक्वल टू किससे, 1 से। यहाँ इक्वल का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो 0 वैल्यू मिल रही है ना वो कहाँ मिल रही है अपने को, इन्फिनिटी पर जाकर। तो इस वजह से, और ध्यान रखना जो भी वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn के लिए मिलेगी, चाहे ये कैपिटल के हो चाहे स्मॉल के हो, हमेशा उस केस में क्या साइन नहीं लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। इसके बाद में जैसे सेकंड एग्जांपल है, xn इक्वल्स टू अपने पास है -1 टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो इस सीक्वेंस को आप कैसे लिखोगे, -1 1 -1 1 ऐसे मिलेगा। अब इसमें तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक तो -1 और एक 1। अच्छा, इनमें बड़ा कौन सा है, 1 है, और छोटा कौन सा है, -1। तो निम्न परिबद्ध क्या हो गया, -1, और ऊपरी परिबद्ध क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये दो ही वैल्यू हैं जो रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब ये दोलनीय अनुक्रम भी हो जाएगा ना।
तो यह अनुक्रम कैसा है, दोलनी भी है। अब बात आती है अनुक्रम की सीमा या सीमा बिंदु क्या होंगे, अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु क्या होंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ अनुक्रम का सीमा बिंदु। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, ये काम में आएगी ही आएगी। इनके अलावा अगर आप कोशिश करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे महसूस होगा कि यार ये होता क्या है, ट्यूशन में ऐसा किया ही क्यों है। तो वो ना हो, उससे अच्छा है अपन इनको डेफिनेशंस को याद रखें या समझ कर रखें ताकि कहीं काम आए तो अपन इनको यूज कर सकें। तो अब है अनुक्रम का सीमा बिंदु। अनुक्रम का सीमा बिंदु ये क्या होता है वो देखो, इसकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। यदि अपने पास xn कैसा अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम, कैसा है, वास्तविक अनुक्रम है, तब कोई भी वास्तविक संख्या ले ली मैंने, क्या ले ली, अल्फा बिलोंग्स टू आर, xn का सीमा बिंदु कहलाता है। xn का सीमा बिंदु कहलाता है यदि, अब इसके लिए कंडीशन क्या है वो देखो, यदि अल्फा का प्रतिवेश, अब यहाँ पर ज़्यादातर है ना एप्सिलॉन प्रतिवेश ही बनाते हैं, तो इसको n एप्सिलॉन अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। यदि अल्फा का प्रतिवेश xn अनुक्रम के अनंत पद रखता हो, या इसमें किसमें, अल्फा के प्रतिवेश में xn के अनंत पद आते हों, तो अल्फा का प्रतिवेश xn के अनंत पद रखता हो। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल अभी जो अपन ने दो बताए थे उस हिसाब से समझ लो। तो एक एग्जाम्पल है xn, अभी जो अपन ने लिखा 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके लिए देखो, अभी अपन ने इसको लिखा भी था, तो ये जो सीक्वेंस है ना वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, 0 से या 1 से 0 की तरफ जा रहा है, 1 से 0 की तरफ। फर्स्ट टर्म इसकी क्या आएगी 1, सेकंड टर्म क्या आएगी 1/2, थर्ड टर्म क्या आएगी 1/3, फोर्थ टर्म क्या आएगी 1/4। ऐसे इधर आएंगे। ये अपन ने क्या बना लिया, इसका नेबरहुड। ये तो क्या है 0 माइनस एप्सिलॉन, ये क्या है 0 प्लस एप्सिलॉन। ये इधर लाइन है। तो इस रियल लाइन पर मैंने क्या कर लिए, जो xn के एलिमेंट है ना उनको रिप्रेजेंट कर लिया। रिप्रेजेंट करने के बाद में मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को ये जो है ना, यहाँ जैसे ही इसके पास आ रहा हूँ, किसके पास, 0 के पास, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो किसके नेबरहुड में आ रहे हैं, 0 के नेबरहुड में। यहाँ जैसे इसके पास आ रहा हूँ ना, तो ये जो है ये क्या कर रहा है, इस नेबरहुड में, कहाँ से, इस 0 प्लस एप्सिलॉन से इधर की तरफ, 0 प्लस एप्सिलॉन से इधर की तरफ मेरे को क्या मिल रहे हैं, इस xn सीक्वेंस के कितने पद मिल रहे हैं, अनंत पद। कितने पद मिल रहे हैं, अनंत पद। अब वो मिलेंगे कैसे, आप जैसे जैसे इधर आओगे ना, इधर देखो, पहले यहाँ 1 था, फिर यहाँ 1/2 मिला, यहाँ 1/3, यहाँ 1/4, तो इधर जाएंगे तो यहाँ, अब इसमें तो अनंत पद है, तो इधर जाते ही अपने को क्या होगा, बहुत पास में पॉइंट मिलेंगे, या इस xn के जो पद होंगे बहुत पास में मिलेंगे, और वो किसके नेबरहुड में आ रहे हैं, इसके नेबरहुड में। इसका मतलब ये जो 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन है वो xn के कितने पद रख रहा है, अनंत पद। इसका मतलब 0 इसका क्या हो गया, सीमा बिंदु। 0 क्या है, सीमा बिंदु है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा था, xn इक्वस टू -1/n, तो उसके लिए देखो xn इक्वस टू क्या है, -1/n। तो ये जो टर्म है
इस सीक्वेंस के लिए एक्स एन इक्वस टू -1 टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सीक्वेंस के लिए देखो, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। इस सीक्वेंस में देखो x1 क्या आएगा, पहले मैं इधर लिख रहा हूँ x1 ओड जो टर्म है ना विषम पद वो लिख रहा हूँ, x5 डैश डैश x2n-1, और इधर लिख रहा हूँ मैं सम पद x2 x4 x6 और x2n। अब ये भी कितने होंगे, अनंत पद होंगे, और ये भी कितने होंगे, अनंत पद होंगे। सीक्वेंस में तो अनंत पद है ना। अब x1 किसके बराबर आ रहा है वो देखो, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके बराबर आएंगे, देखने से ही पता लग रहा है। 1 रखूँगा तो क्या आ रहा है, -1, मतलब ये कितना आया, -1 आया। अब देखो ये सारे के सारे क्या आएंगे अपने पास, सारे के सारे कैसे आएंगे, +1। अब रियल लाइन है उस पर मैं 1 का नेबरहुड बनाऊंगा, ये रियल लाइन है, ये 1 है, सारे के सारे 1 के बराबर आ रहे हैं ना। ये क्या है 1 - एप्सिलॉन, ये क्या है 1 + एप्सिलॉन। अब यहाँ देखो ये नेबरहुड जो है इस 1 को, यहाँ तो 1 तो एक बार ही है, लेकिन ये सारे के सारे आ रहे हैं ना, ये कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पर, अनंत बार। मतलब इस 1 ने क्या किया, इस 1 ने क्या किया, इस 1 के नेबरहुड में xn के कितने पद आ गए, अनंत पद आ गए। ऐसे ही इधर आ जाओ, x1 x3 x5 x ये हैं, ये सारे के सारे किसके नेबरहुड में आएंगे, -1 की पावर, सॉरी -1 के में, तो ये -1, ये -1 - एप्सिलॉन, ये -1 + एप्सिलॉन। तो ये -1 यहाँ पर कितनी बार है, एक बार है, लेकिन ये पद कितनी बार आ रहे हैं, अनंत बार आ रहे हैं। इसलिए कितने पद ले रहा है ये नेबरहुड, अनंत पद ले रहा है, किसके, xn के। तो यहाँ पर -1 और 1 दोनों ही xn के सीमा बिंदु हैं। तो ये सीमा बिंदु निकालने की प्रोसेस है। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल है, xn इक्वस टू है अपने पास 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसका सीमा बिंदु निकालोगे ना, तो ये टर्म जो है वो कहाँ जा रही थी, 0 की तरफ जा रही थी। इसका मतलब इसका सीमा बिंदु अपने को जो मिलेगा आगे वो क्या मिलेगा, सीमा बिंदु इसका क्या मिलेगा, 1। कैसे मिलेगा, आप ये प्रोसेस कर लेना, आपको ये पता लग जाएगा कि ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था सीमा बिंदु किसी अनुक्रम के लिए कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है। अब बात आती है अनुक्रम की सीमा, और सीमा के हिसाब से फिर अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसके बाद में अनुक्रम की सीमा। ये क्या होती है, ये देखो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। यदि xn वास्तविक अनुक्रम है, xn कैसा है, वास्तविक अनुक्रम, और L बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल वैल्यू है L बिलोंग्स टू R, तब एप्सिलॉन > 0 व n > n0। ये डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर। n0 किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर। बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड ऑफ xn - L जो है ना वो लेस देन क्या मिले आपको, एप्सिलॉन, फॉर ऑल n > n0 बिलोंग्स टू n। ये इसकी डेफिनेशन है। या फिर जैसे ही अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो xn किसके बराबर हो, L के बराबर हो। अब ये L है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये जो है ना, ये अपने को एक तरह से इस n0 के रिगार्डिंग मिलता है। या अपन ऐसा कहें कि n0 क्या एक नेचुरल नंबर है जिसे अपन फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद में xn जो है ना इस कंडीशन को फॉलो कर लेता है। और कैसे फॉलो करेगा वो अपन काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, उनमें अपने को आइडिया लगेगा। तो ये अनुक्रम की सीमा थी। अब सीमा के हिसाब से जो डेफिनेशन है ना,
वो अभिसारी अनुक्रम की, वो क्या होती है वो देखो। इसके बाद में आता है अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम कुछ भी नहीं है, केवल लिमिट पर डिपेंड करता है कि एक्स एन की सीमा कैसी आ रही है। तो इसमें क्या होता है, यदि एक्स एन की सीमा क्या हो, परिमित है, कैसी है, परिमित है, तब एक्स एन कैसा होगा, अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। कैसा अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। अन्यथा कैसा होगा, अपसारी। कैसा होगा, अपसारी, यानी कि सीमा परिमित ना हो, सीमा परिमित ना हो तो एक्स एन कैसा होगा, अपसारी होता है। कैसा, अपसारी होता है। काफ़ी क्वेश्चन है जिनको अपन सोल्व करेंगे। तो ये दो डेफिनेशन थी अनुक्रम की सीमा, इससे रिलेटेड दो डेफिनेशन है, अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम। अब बात आती है वर्धमान ह्रासमान अनुक्रम क्या होते हैं। तो डेफिनेशन सारी है आपको पढ़नी है, क्योंकि डेफिनेशन समझ में आएगी तो ही आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा उसको समझ पाओगे, और उसका आंसर कैसे करना है वो आपको ध्यान में रहेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ज़रूरी है। अब बात आती है देखो वर्धमान अनुक्रम। वर्धमान अनुक्रम ये क्या होता है, देखो यदि एक्स एन, अब एक्स एन है ना, इस एक्स एन क्या है, ये एक्स एन क्या है, यहाँ पर एक्स एन क्या है, अनुक्रम का nवां पद। यदि इससे मैं क्या कर लूँ, n+1 निकालूँ, मतलब एक्स एन nवां पद है, इससे अगला पद क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन। इसमें से मैं माइनस करूँ क्या, एक्स एन को, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, 0। तो जो सीक्वेंस एक्स एन है ना वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा। कैसा होगा, वर्धमान। इसके बाद में आता है निरंतर वर्धमान। ये कुछ नहीं है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम भी जो है ना, काम आपको एक ही करना है, चाहे ह्रासमान हो, चाहे वर्धमान हो, चाहे निरंतर हो, कुछ भी हो। आपको क्या करना है, एक्स एन प्लस वन निकालना है एक्स एन से। इसमें से किसको माइनस करोगे, एक्स एन को। ये अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से क्या है, हमेशा छोटी। मतलब इसका जो सीक्वेंस बनेगा एक्स एन वो कैसे बनेगा, या इस एक्स एन सीक्वेंस की जो टर्म आएंगी वो कैसे आएंगी, x1 लेस इक्वस टू x2 लेस इक्वस टू x3 ऐसे मिलेंगी। और इस सीक्वेंस में हमेशा आपको कैसे मिलेगी, x1 लेस देन ही होगा किससे, x2 से, x2 किससे होगा, x3 से, ऐसे टर्म्स मिलेंगी अपने को। इसके बाद में आता है ह्रासमान अनुक्रम। अब ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है वो देखो। इसमें क्या होता है, कंडीशन आपको वही करनी है, कौन सी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। अगर ये लेस इक्वल टू क्या आ जाए, 0, मतलब सीक्वेंस कैसा बनेगा, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा है। तो सीक्वेंस की टर्म्स अगर ऐसे आएगी तो वो कैसा होगा, ह्रासमान अनुक्रम। फिर आता है निरंतर ह्रासमान। निरंतर ह्रासमान अनुक्रम। इसमें क्या होता है देखो, सेम वही करना है क्या आपको, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन में से क्या घटाना है, एक्स एन प्लस वन में से क्या घटाना है, एक्स एन घटाना है। अगर ये लेस देन क्या आ जाए, 0। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या आप, यहाँ जैसे मैंने ये लिखा या ये लिखा, इसका मतलब क्या है, एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन है किससे, एक्स एन से। ठीक है, ऐसे ही ये टर्म क्या कह रही है कि एक्स एन प्लस वन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है किससे, एक्स एन से। ठीक, ये टर्म अपने को क्या कह रही है, एक्स एन प्लस वन लेस देन है किससे, एक्स एन से, लेस इक्वल टू किससे है, एक्स एन से। ये क्या कह रहा है, एक्स एन प्लस वन ऑलवेज लेस देन है किससे, एक्स एन से। तो ऐसे अगर अपने को मिल रहा है तो वो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, वर्धमान।
ऐसे के लिए क्या मिलेगा, ये कंडीशन आएगी। तो ये 4 कंडीशन है जिनमें अपन वर्धमान, ह्रासमान इनका जिक्र करेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्ज़ाम के लिए। डिपेंड करता है आपने पढ़ा कैसे है, ठीक है। तो वर्धमान में 2 टाइप के, वर्धमान अनुक्रम और निरंतर वर्धमान। ह्रासमान में भी 2 टाइप के, ह्रासमान अनुक्रम और निरंतर ह्रासमान, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन वर्धमान है कौन ह्रासमान है, कैसे करोगे। तो एक सीक्वेंस है मेरे पास, xn इक्वस टू, ये है n/n+1 फॉर ऑल। n जो है मैंने क्या कहा था, n हमेशा कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। इस पूरी बुक में n कहाँ से लेंगे अपन, नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। ये xn है। अब ये वर्धमान है, ह्रासमान है, अभी तक अपने को कोई आइडिया है नहीं। अब इसको बताएंगे कि ये होगा कैसा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे वर्धमान ह्रासमान के लिए। क्या दिया है अपने को, अनुक्रम का nवां पद xn बराबर क्या है, n/n+1। यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था अभी डेफिनेशन में, क्या फाइंड आउट करोगे, xn+1, ये क्या बनेगा n+1/n+1+1 है तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्या करना है इसके बाद में, xn+1 में से क्या माइनस करोगे, xn, तो ये टर्म अपनी क्या बनेगी, n+1/n+2 माइनस n/n+1। इसका एलसीएम कितना आएगा, n+2 इंटू n+1, ये कितना आ जाएगा n+1 का स्क्वायर माइनस n इंटू n+2। अब इसको सोल्व करोगे तो ये टर्म बनेगी n² + 2n+1 माइनस n² माइनस 2n अपॉन n प्लस, ये अपने पास आ जाएगा n+2 इंटू n+1। तो यहाँ पर अपने पास क्या बच रहा है, n² से n² कैंसिल और 2n से 2n कैंसिल। तो अपने पास ये बच गया 1/n+1 इंटू n+2। तो ये सीक्वेंस कैसा हो रहा है, अपने पास n की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पर n कहाँ से रखोगे, नेचुरल नंबर से। तो ये क्या आएगा अपने पास, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ये कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा हो गया, वर्धमान। कैसा हो गया, वर्धमान। इम्प्लाइज दैट xn कैसा है, वर्धमान है।